This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. Houston soldier Vanessa Guillen को आखिरी विदाई दी गई। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया गया, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस ब्रीफिंग में क्यों हंगामा हुआ, ये खबरें भी होंगी और कोरोना वायरस से जुड़ी भी तमाम अपडेट्स। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। ह्यूस्टन सोल्जर वेनेसा गिलन को अलविदा। ह्यूस्टन में डे लॉन्ग मेमोरियल सर्विस पे किया गया ट्रिब्यूट। कल किया जाएगा प्राइवेट फ्यूनरल। ह्यूस्टन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 2020-21 फिस्कल ईयर बजट में $54.6 मिलियन की अमेंडमेंट की अप्रूव। $31 मिलियन भी शामिल किए गए अलग से। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए झूठ बोलने के इल्जाम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया सवाल को इग्नोर। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के बीते 3 दिनों में 30 न्यू केसेस। पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने लॉकडाउन 12 डेज बढ़ाने का किया ऐलान। और पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस डे। आपको दिखाएंगे ह्यूस्टन में पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल में किस तरीके से सेलिब्रेशन किया गया। न्यूज डिटेल से देखेंगे और बात करेंगे सबसे पहले ह्यूस्टन सोल्जर वेनेसा गिलन की। जी हां, आपको बता दें कि आज वेनेसा गिलन को आखिरी बार विदा किया गया। कल वेनेसा गिलन का प्राइवेट फ्यूनरल है। ह्यूस्टन में वेनेसा गिलन को ट्रिब्यूट देने के लिए लोग सुबह से ही पहुंच रहे थे। दिन भर लोगों ने पहुंचकर आखिरी बार वेनेसा गिलन को याद किया। जी हां, ह्यूस्टन हाई स्कूल में लोगों ने पहुंचकर वेनेसा गिलन को सैल्यूट किया। सर्विस जैसे ही शुरू हुई, प्रेयर्स, प्रेज, अनाउंसमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, ये सभी किया गया। इस मौके पर वेनेसा गिलन की फैमिली, फ्रेंड्स, सभी लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि वेनेसा गिलन 20 इयर्स ओल्ड यूएस आर्मी सोल्जर थी। अथॉरिटीज का कहना है कि अप्रैल 22, 2020 को फोर्ट हुड के अंदर एनलिस्टेड सोल्जर ने उन्हें मार दिया था। वेनेसा गिलन लगातार मिसिंग थी, जिसके बाद लियोन रिवर जून 30 को वेनेसा की डेड बॉडी मिली थी। और वहीं पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल ह्यूस्टन में भी कैसा रहा सेलिब्रेशन, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन टेक्सास में 74th पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। 74th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन टेक्सास में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की गई। कोविड-19 की वजह से इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एंड गैदरिंग को लिमिटेड और इवन को वर्चुअल रखा गया। इस मौके पर पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल ने बच्चों के साथ मिलकर केक कटिंग की और लिमिटेड कम्युनिटी गैदरिंग को एड्रेस करते हुए अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे पर मुबारकबाद दी। ह्यूस्टन, टेक्सास और बाकी जो 9 स्टेट्स में यहाँ से हम कवर करते हैं सबको, और बैक इन होम पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी फेलो सिटीज़न हैं सबको मैं जश्न आज़ादी मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। और ये भी कि ये थोड़ी सी मुख्तलिफ जश्न आज़ादी होगी। इससे पहले ईदें भी हमारी ऐसी ही गुजरी हैं कि पेंडेमिक की वजह से हमारा दिल जो है उनके लिए, हमारी सिंपथीज़ और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इंशाअल्लाह वी विल डू what has been envisaged by the founding fathers of Pakistan. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनर लिस्ट 2020 में 3 हिस्टोनियन भी शामिल हैं, जिन्हें कोविड-19 पेंडेमिक में कम्युनिटी की हेल्प और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पर ऑनरी अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कॉन्सल जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन ने कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट किए। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई रिकग्निशन होगा, क्योंकि इससे पहले इस किस्म का कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही अच्छी एक काविश है। और मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को बहुत इंसेंटिव मिलेगा। और हुकूमत पाकिस्तान का, कौंसल जनरल का, फॉरेन मिनिस्टर का मैं बहुत मशकूर हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन लिविंग इन Houston, and thank you again to the Foreign Ministry for recognizing our services here in Houston
in USA. हमने बहुत सारे रिलीफ एफर्ट्स किए हैं और ये सब कुछ मुमकिन था हमारे जनरल सपोर्टर सैयद जावेद अनवर साहब की जनरल सपोर्ट के साथ, कम्युनिटी के दीगर कम्युनिटी मेंबर्स की सपोर्ट और वॉलंटियरिज्म के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे स्पेयर हेड के हमारे कौंसल जनरल साहब ने, उन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ जाके मदद की कम्युनिटी की, बल्कि इन एफर्ट्स को रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और हमें किसी सिविल अवार्ड से लेसर रिकग्निशन नहीं मिली है, जिसके लिए हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे जितने भी एफर्ट्स से कवर किए, और हम इंशाल्लाह कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स जारी रखेंगे। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और अब बात करेंगे ह्यूस्टन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि HISD ने $54.6 मिलियन की अमेंडमेंट अप्रूव कर दी है। ह्यूस्टन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 2020-21 फिस्कल ईयर के लिए बजट में $54.6 मिलियन की अमेंडमेंट अप्रूव कर दी है। और वही अमेंडमेंट में स्टूडेंट्स के बीच डिजिटल डिवाइड को फिल करने के लिए लैपटॉप्स और हॉटस्पॉट्स के लिए $31 मिलियन भी शामिल किए गए हैं। और वहीं बोर्ड की तरफ से टेक्नोलॉजी की खरीदारी, एडिशनल स्पेशल एजुकेशन पोजीशंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सोशल डिस्टेंसिंग साइनेज, क्लासरूम्स के लिए प्लेक्सी ग्लास, डिवाइडर्स और इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट्स के लिए भी फंड्स का ऐलान किया गया है। ऑपरेशन कनेक्टिविटी के डेटा के मुताबिक HISD में इनरोल होने वाले 75% के करीब स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। और अब तक डिस्ट्रिक्ट ने पेंडेमिक के बीच जरूरतमंद स्टूडेंट्स में 76,362 डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जबकि नेक्स्ट मंथ तक एडिशनल 22,750 डिवाइसेस दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को 6,628 हॉटस्पॉट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही नेक्स्ट मंथ तक 19,000 एडिशनल वायरलेस डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्लान किया गया है। दूसरी तरफ स्कूल ईयर के डिलेड स्टार्ट की वजह से बोर्ड ने अपडेटेड एकेडमिक कैलेंडर ईयर पर भी यूनानिमसली वोट दिया है। अप्रूव की गई डेट्स के मुताबिक वर्चुअल प्रोफेशनल और इन सर्विस के लिए टीचर्स का पहला दिन 24 अगस्त से शुरू हो जाएगा। टीचर्स और स्टूडेंट्स की वर्चुअल इंस्ट्रक्शन का पहला दिन 8 सितंबर, जबकि इन पर्सन स्कूल के लिए पहला दिन 19 अक्टूबर से शुरू होगा। और वहीं थैंक्स गिविंग हॉलीडे 23 से 27 नवंबर, विंटर ब्रेक 21 दिसंबर से 1 जनवरी 2021, फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट डे 29 जनवरी 2021, दूसरे सेमेस्टर का पहला दिन 1 फरवरी 2021 रखा गया है। साथ ही स्प्रिंग ब्रेक की डेट 15 मार्च से 19 मार्च तक रखी गई है। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का लास्ट डे 11 जून 2021 होगा। और अब बात करेंगे टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट की। ग्रेग एबट लगातार कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग देते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने टेक्सन्स से अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट का कहना है कि स्टेट में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए टेक्सन्स को बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। ग्रेग एबट ने कहा कि वो समझ सकते हैं कि लोग मास्क से और घर में रहकर बेहद परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 डिजीज के खिलाफ हर हाल में विजिलेंट रहना होगा। वहीं प्रेस ब्रीफिंग में बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि स्टेट में कोरोना वायरस केसेस स्लो करने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। वहीं गवर्नर ग्रेग एबट ने एक बार फिर से वार्न किया है। उनका कहना है कि स्कूल और सोशल इवेंट्स में गैदरिंग से स्टेट में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। और अब न्यूज न्यूजीलैंड से है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री है जिसने कोरोना वायरस पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बीते 3 दिनों में 30 न्यू केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद पीएम ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 102 डेज तक कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचे रहे न्यूजीलैंड में बीते 3 डेज में 30 मामले सामने आए हैं। और वहीं पिछले 24 आवर्स में 30 न्यू केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद पीएम जेसिंडा ऑर्डन ने लॉकडाउन 12 डेज के लिए बढ़ा दिया है। पीएम का कहना है कि ऑकलैंड में लेवल 3 और देश के बाकी इलाकों में सेकेंड लेवल का लॉकडाउन 26 अगस्त तक इंप्लीमेंट रहेगा। 13 नए मामलों में ऐसे 2 भी हैं जो ऑकलैंड से बाहर नए इलाकों से मिले हैं। पीएम जेसिंडा ऑर्डन का यह भी कहना है कि लेटेस्ट आउटब्रेक ओरिजिनल आउटब्रेक से बेहद अलग है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के ये केसेस न्यूजीलैंड के लिए एकदम नए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 12 दिन बाद रिस्ट्रिक्शंस को फिर से रिव्यू किया जाएगा। In keeping with our precautionary approach and New Zealand's philosophy of going hard and going early, today Cabinet has agreed to maintain our current settings for an additional 12 days, bringing us to a full 2 weeks in total. Our current expectation is that by this time, the perimeter of the cluster will be identified, will be isolated, and we can move to level 2 in Auckland
with confidence. In terms of the ongoing investigation to identify where the virus originated from, there is still no clear connection at this point. Contact tracing and genomic testing has not found a link to the border or managed isolation and quarantine facilities at this stage. The sequence of the virus from the current outbreak is not the same as the sequences from community cases in our first original outbreak in New Zealand. This suggests this is not a case of the virus being dormant or of a burning ember in our community. और अब न्यूज़ बेरूत से है। आपको बता दें कि लेबनान के बेरूत में 4 अगस्त को 2 जोरदार धमाके हुए थे, जिसके बाद तबाही मची थी। अब विक्टिम्स जस्टिस की मांग कर रहे हैं। विक्टिम्स का कहना है कि इंडिपेंडेंट यूएन इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी है। लेबनान कैपिटल बेरूत में 4 अगस्त को 2 जबरदस्त धमाके हुए थे, जिसने पूरे बेरूत को हिलाकर रख दिया था। इन धमाकों में 171 लोगों की जान गई थी, जबकि 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। 300,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो होमलेस हैं। अब बेरूत ब्लास्ट के बाद जस्टिस की मांग की जा रही है। अभी तक 30 लोग मिसिंग भी हैं। इन धमाकों के बाद हाल बेहाल है। बेरूत ब्लास्ट विक्टिम्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। विक्टिम्स का कहना है कि इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। विक्टिम्स साफ तौर पर इंडिपेंडेंट यूएन इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। अब 2 जोरदार ब्लास्ट के बाद बेरूत की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। ऐसे ही ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से आबाद रहने वाला बेरूत अब खाली नजर आ रहा है। Usually these stairs, the Marni Oula stairs in Gemaizi Street at this time of the year and of the day would be full with tourists, Lebanese, sitting down, having a beer, especially young people. And only a few days ago I came back here and the neighbors are very angry, but this time because they have been spending over a week cleaning up their place and actually emptying their houses that have been completely destroyed, and now they have left. Actually, the woman living in this house, one of the stairs old heritage houses, has now completely emptied her home, and she's told us that she wanted her children not to come back, that she would stay, find somewhere else to live, but that she wouldn't want her family to keep living in Lebanon. अब आपको न्यूज़ दिखाएंगे, लेकिन ज़रा हटकर। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट चाइना में अचानक से ऐसे क्लाउड्स नजर आने लगे जो बेहद अजीब थे। लोग उन क्लाउड्स को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे थे। ये है रेयर क्लाउड्स की तस्वीरें। इन अजीब से रंगों के बादलों ने नॉर्थ ईस्ट चाइना को पूरी तरीके से ढक दिया। नॉर्थ ईस्ट चाइना के हेलुंगजियांग प्रोविंस के जिंगिंग लेक को इन खूबसूरत बादलों ने ढक दिया। गहरे नीले रंग के ये बादल जहां दिखने में खूबसूरत लग रहे थे, वहीं इन बादलों के इन रंगों को पहली बार लोगों ने देखा। गहरे नीले रंग के ये बादल दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के बादल अभी तक पहले कभी नहीं देखे गए हैं। अनोखे बादलों को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से पहुंचे। और अब आपको दिखाएंगे साउथ कोरिया का ऐसा हाईटेक बस स्टॉप जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह है साउथ कोरिया का पहला हाईटेक बस स्टॉप। ये बस स्टॉप सोल में है, जहां कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। दरअसल ये टेम्परेचर डिटेक्टिंग बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप सियोल में है, जहां कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। इसे स्मार्ट शेल्टर कहा जा रहा है। इस हाईटेक बस स्टॉप पे एयर कंडीशन, इंटेलिजेंट सर्विलांस कैमरास और हैंड सैनिटाइजर्स हैं। अगर किसी का टेम्परेचर लोअर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये कुछ शख्स को एंट्री नहीं करने देगा। ऐसे 10 बस स्टॉप्स डिजाइन किए गए हैं। और अब बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक बार फिर से हंगामा हुआ। दरअसल एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर लिया कि आप लगातार अपने टेन्योर में झूठ बोलते रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। रिपोर्टर शिरीज डेट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि उन्हें अपने टेन्योर के दौरान अमेरिकन लोगों से लगातार झूठ बोलने पर जरा भी अफसोस है। रिस्पांस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर के लिए रुके और फिर सवाल को इग्नोर करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ चले। Please. Mr. President, after 3.5 years, do you regret at all the lying you've done to the American people? On all everything. The what? All the lying, all the dishonesties. That who has done? You have done. Tens of thousands. Yeah, go ahead, please. Please. Go ahead.
Go ahead. I wanted to ask about the payroll tax. Thank you all very much. Thank you. Thank you very much. यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने स्टेट्स के सभी गवर्नर्स से अपील की है। उनका कहना है कि सभी गवर्नर्स अपने स्टेट में मास्क मैंडेटरी कर दें। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस के फैलाव को स्लो करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने सभी गवर्नर से फेस मास्क मैंडेटरी करने की अपील की है। कमला हैरिस के साथ कैंपेन ट्रेल के दूसरे दिन जो बाइडेन ने कहा कि एटलीस्ट 3 मंथ तक हर अमेरिकन पब्लिक में जाने से पहले फेस मास्क जरूर पहने। जो बाइडेन ने कहा कि एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट के मुताबिक फेस मास्क की पाबंदी करके 40,000 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। Today, I want to talk about one thing, very straightforward. It doesn't have anything to do with Democrats, Republicans, or independents. It has to do with a simple proposition. Every single American should be wearing a mask when they're outside for the next 3 months at a minimum. Every governor should mandate mandatory mask wearing. The estimates by the experts are it will save over 40,000 lives in the next 3 months. 40,000 lives. Even though it's uncomfortable, we're not used to it. Wearing a mask is going to get our kids back to school sooner and safer. Wearing a mask, every American wearing a mask outdoors is going to get our businesses back and to full strength long term. And we're going to get our country back on track. But again, when I get occasionally confronted with a person in public about wearing a mask, I say, look, this is America. Be a patriot. Protect your fellow citizens. और वहीं यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस रिलीफ पर कांग्रेशनल टॉक्स में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और यूएस पोस्टल सर्विस की फंडिंग एक मेजर पॉइंट बन चुकी है, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले मेल वोटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए किसी भी किस्म की फंडिंग को ब्लॉक करने का ऐलान कर चुके हैं। इस पर बात करते हुए यूएस हाउस ऑफ स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इल्जाम लगाया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नैंसी पेलोसी ने कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच डिफरेंट सेक्टर्स की फंडिंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्कूल की सेफ रीओपनिंग के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने फंडिंग अमाउंट बढ़ाकर $300 बिलियन करने की सिफारिश की है। They've not really ever liked the Postal Service because they always want to find a way to make money off of something and they want to privatize. But now, at a time of a pandemic, you would think they'd have a little sensitivity. But so obsessed are they to undermine absentee voting that this is their connection there. So the president says he's not putting up any money for absentee voting and he's not putting up any money for the Postal Service, undermining the health of our democracy. And the fact that we were hopeful that if we could pass it then we could stop the spread of the virus, but since we didn't, the virus has taken its additional toll. It has made matters worse in terms of opening the schools. So we've increased our number because the Association of School Superintendents say we need at least $200 billion in order to safely open the schools, and that does not include $4 billion. They're very precise for technologies for kids for virtual. We said $2 trillion, and then we can sit down at the table. Then he said, that's not what she said. She said $2 trillion or we can't sit down at the table. Didn't you think that that was strange? और अब न्यूज़ लॉस एंजलिस से है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस फंडिंग को लेकर स्कूल बसेस के ड्राइवर्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया। कोरोना वायरस फंडिंग के लिए लॉस एंजलिस में स्कूल बस ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट में सड़कों पर खूब शोर मचाया। ड्राइवर्स का कहना है कि स्कूल्स की सेफ रीओपनिंग के लिए गवर्नमेंट और स्टेट फंडिंग प्रोवाइड की जाए। दरअसल लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर्स ने सिटी हॉल के पास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और सिटी हॉल का चक्कर लगाते हुए खूब हॉर्न बजाए। प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें दूसरे व्हीकल्स ने भी ज्वाइन किया। एक स्कूल बस ड्राइवर का कहना है कि उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन मौजूदा हालात में काम पर वापस आना बेहद मुश्किल है।
I miss work. I love my job. I love the students, the people I work with, but I understand why we can't be at work right now because it's just not safe right now. Until they get conditions safe, then I prefer us to be at home. I prefer everyone to stay home and stay safe, you know. We don't want nobody, I don't want nobody else to lose their life because of this pandemic. Okay, we're trying to get federal funding to help support our schools for Los Angeles Unified, as well as the state of California. So we need the federal government to give us that funding. The investment we have to make in cleaning a school, the investment we have to make in keeping people safe by spreading desks apart, providing extra equipment, providing devices, internet access, all that costs more money. And lest we have a health crisis turn into an education crisis, we need to make sure the funding is there for schools. Now next news. UAE और इजराइल के बीच हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट पर डील हुई है और इसमें अहम भूमिका निभाई है यूनाइटेड स्टेट्स ने। एक दिन पहले यूएई और इजराइल के बीच साइन किए जाने वाले हिस्टोरिक पीस डील में यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि पैलेस्टीनियंस भी बहुत जल्द इजराइल के साथ पीस डील कर लेंगे। वहीं प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि पावरफुल और वेल्दी कंट्रीज के इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज होने पर पैलेस्टीनियंस नेचुरली उन्हें फॉलो करेंगे। And I think the Palestinians will, without saying it necessarily yet, I think they very much want to be a part of what we're doing. And I see ultimately the Palestinians, I see peace between Israel and the Palestinians. I see that happening. I think as these very big, powerful, wealthy countries come in, I think the Palestinians will follow quite naturally. Yeah, please. और वहीं यूएई और इजराइल के बीच पीस डील पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने खुशी जाहिर की है। यूएई और इजराइल के बीच पीस डील पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये राइट पाथ की तरफ उठाया जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। पॉम्पियो ने रिपोर्टर्स को ये रिमार्क सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के ट्रिप के दौरान दिया। It's been many years, right? Obviously that this has been in works, but certainly over the last few months we've been working diligently to find a place where everyone could get comfortable that this was the right way to move forward. To make sure we had security for Israel and that the Emiratis got the things that made sense where this was in the best interest of every nation, not only those two, but all the nations in the Middle East. You'll see there'll be a signing at the White House. I don't know exactly when it'll be. There'll be more details released then. I'm not sure exactly when that's going to be, but there's a plan for that to happen. That peace is the right path forward. And that the Trump administration's vision for peace provides a good foundation for all of the countries of the Middle East to join together, to come together and end this historic challenge that there has been. I hope the Palestinians will see this for what it is as well, a historic opportunity for the Middle East to be stable and peaceful. All right, we're going to All right, thank you. Everybody grab a seat. आगे बढ़ते हैं। वहीं एप्पल और गूगल ने एक बहुत ही फेमस गेम को अपने ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है। इन ऐप पेमेंट गाइडलाइंस वायलेट करने पर एप्पल और गूगल ने पॉपुलर वीडियो गेम फोर्टनाइट को अपने ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है, जबकि फोर्टनाइट डेवलपर एपिक गेम्स ने दोनों कंपनीज के रूल्स को चैलेंज करते हुए फेडरल एंटी ट्रस्ट लॉसूट भी फाइल कर दिया। एप्पल और गूगल्स ने पॉइंट आउट किया था कि फोर्टनाइट पर डायरेक्ट पेमेंट फीचर से उनके रूल्स की वायलेशन हो रही है। एपिक गेम्स ने एंटी ट्रस्ट लॉसूट में दोनों कंपनीज के ऐप स्टोर से रिलेटेड बहुत से प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्शंस के लिए कहा है। एपिक ने सोशल मीडिया पर भी एप्पल को टारगेट करते हुए #FreeFortnite के नाम से कैंपेन चला दिया है। कंपनी ने कहा है कि प्लेयर्स गेम एक्सेस ना होने की सूरत में एप्पल से रिफंड्स का मुतालबा करेंगे। और आपके शहर में वेदर का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स।
That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.